उस रात आसमान बादलों से ढका हुआ था, चांद की रोशनी तक धरती को छूने से डर रही थी और मेरी गाड़ी उस सुनसान हाईवे पर सरसराती चली जा रही थी। शहर की हलचल बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब मेरे सामने सिर्फ एक सीधी, लंबी, ठंडी सड़क थी, जैसे जिंदगी भी थमकर कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। मैं कोई आम इंसान नहीं, एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, जिसने सैकड़ों रहस्यमय केसों की उलझनों को सुलझाया है, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। मेरे भीतर एक बेचैनी थी, जो चुप रहकर भी शोर कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे एक अनजान मोड़ की ओर खींच रही हो, जो न तो मेरी डायरी में लिखा था, न ही किसी केस फाइल में। गाड़ी की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन फिर भी हवा का ठंडा झोंका मेरी गर्दन से नीचे तक सिहरन पैदा कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति की उंगलियां मेरे कंधों को छू गई हों। तभी अचानक, उस काले रास्ते के बीचों बीच, मुझे बाईं ओर एक टेढ़ा मेढ़ा, धूल से अटा हुआ मोड़ दिखाई दिया। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई संकेत नहीं, बस अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा। मैंने गाड़ी धीरे की, स्टीयरिंग पर उंगलियां कसकर पकड़ी और उस अनजान रास्ते को ताकने लगा, जैसे वो मुझसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा हो, जो बाकी दुनिया सुन नहीं सकती। मेरे भीतर से एक आवाज आई, इस रास्ते पर जाना जरूरी है, वीर। क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जो तुझे सिर्फ तेरे नाम से नहीं, तेरे अतीत से भी जोड़ता है। मैंने गाड़ी उस धूल भरी सड़क पर मोड़ी और पहियों के नीचे की मिट्टी जैसे कोई पुराना राज अपने सीने में दबाए मुझे महसूस कर रही हो, जैसे मैं किसी पुरानी कथा का पात्र बन चुका हूं। जैसे ही गाड़ी कुछ ही मीटर आगे बढ़ी, सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों के साथ, उसकी आंखें स्थिर और चेहरा अजीब तरह से शांत। वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, ना आगे बढ़ रही थी, ना पीछे हट रही थी, जैसे उसके पांव जमीन में गड़े हों या जैसे वक्त ने उसे वहीं रोक दिया हो। मैंने गाड़ी रोकी और शीशा थोड़ा नीचे किया, कहाँ जाना है? इतना ही पूछा, लेकिन जवाब की जगह सिर्फ एक गहरी नजर मिली, जो दिल की परतों को भी पढ़ सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी के पिछले दरवाजे की ओर देखा, और जब मैंने लॉक खोला, तो वो बिना कुछ बोले भीतर बैठ गई, जैसे उसे पता था कि ये रास्ता उसके लिए ही बना है। पीछे देखते वक्त मुझे सिर्फ उसका धुंधला चेहरा दिखा, पर वो आंखें अब भी सामने की सड़क से नहीं हट रही थीं, जैसे वो किसी आने वाले तूफान को पहचान चुकी हों। मैंने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की, लेकिन अब रेडियो की आवाज गायब थी, हवा भारी हो चुकी थी और वातावरण में एक अदृश्य डर धीरे धीरे आकार ले रहा था। करीब 5 मिनट हो चुके थे, हम उस सुनसान सड़क पर थे, न कोई घर, न कोई पेड़, सिर्फ घना अंधेरा और पहियों की धीमी आवाज, जो दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा और वहीं मेरी सांसें अटक गईं। पिछली सीट खाली थी, उस औरत का कोई नामोनिशान नहीं था, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। गाड़ी रुकी नहीं थी, दरवाजा भी लॉक था और सड़क पर भी कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पर अब सिर्फ एक गीला निशान था, जैसे किसी ने वहां आंसू बहाए हों। मैंने गाड़ी रोक दी, उतरकर पीछे देखा, चारों ओर निगाहें दौड़ाई, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि अगर कोई गिरती सुई भी हो, तो उसकी आवाज आत्मा तक जा पहुंचे। अचानक जीपीएस की स्क्रीन झिलमिलाई और वहां एक नाम उभरा, वृंदा गांव 6 किलोमीटर, लेकिन वो नाम न मैंने पहले सुना था, न किसी केस में पढ़ा। मैंने मोबाइल निकालकर सर्च किया, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जैसे ये जगह दुनिया से कटी हुई हो, जैसे ये गांव कहीं धरती पर नहीं, किसी और आयाम में बसा हो। गाड़ी चलती रही और धीरे धीरे रास्ते पर धुंध उतरने लगी। वो धुंध इतनी घनी थी कि गाड़ी की हेडलाइट भी उससे टकराकर लौट रही थी, जैसे रास्ता मुझसे बचना चाह रहा हो। लेकिन मेरे अंदर अब जिज्ञासा नहीं, एक जिद सवार हो चुकी थी। मुझे जानना था कि वो औरत कौन थी, वृंदा कहाँ है, और ये सड़क मुझे कहाँ ले जा रही है। उस रात की परछाइयां अब भी मेरी आंखों से चिपकी हुई थीं, और गाड़ी के शीशों पर जमी धुंध जैसे कोई अधूरी बात कहने को बेचैन थी। जिस औरत को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया था, वो अचानक गायब हो जाना कोई साधारण बात नहीं थी। मैं एक डिटेक्टिव हूं, तर्कों पर भरोसा करता हूं, मगर अब तर्क चुप थे। गाड़ी का पिछला दरवाजा आज भी लॉक था, उस पर किसी इंसान के उतरने की कोई आहट तक नहीं हुई थी, लेकिन उस सीट पर गीले आंसुओं का निशान अब भी मौजूद था। मैंने जेब से अपना पुराना रजिस्टर निकाला, जिस पर मैं हर केस की छोटी से छोटी बात दर्ज करता हूं, लेकिन ये केस नहीं था, ये कुछ और था, शायद मेरी किस्मत से जुड़ा सच।
रात ढलती जा रही थी, लेकिन मेरा मन उस मोड़ से आगे बढ़ने को राजी नहीं था, मानो उस जगह पर कोई अधूरा वादा पड़ा हो जो मेरा इंतजार कर रहा था। और तभी उस वीरान सड़क के दूसरी तरफ मुझे एक टूटी हुई ईंटों की दीवार दिखी। दीवार नहीं, जैसे कोई पुराना स्कूल या आश्रय था जो अब खंडहर में बदल चुका था। मैंने गाड़ी सड़क किनारे लगाई, टॉर्च निकाली और उस दीवार के पीछे झांका। कुछ पुराने बोर्ड थे जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ा जा सकता था। सावित्री बालिका गृह, यही लिखा था उस जंग लगे बोर्ड पर। और उसी पल मेरे दिमाग में जैसे कोई पुरानी घंटी बज उठी जो सालों से चुप थी पर अब फिर से जाग चुकी थी। मैंने इमारत के अंदर कदम रखा। फर्श पर पड़े टूटे खिलौने, जले हुए कागज और दीवारों पर उभरी नमी की बदबू ने उस जगह को किसी भूतिया उपन्यास का हिस्सा बना दिया था। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कोनों को छू रही थी और मेरी आंखें हर दिशा में कुछ ढूंढ रही थीं, कोई सुराग, कोई दस्तावेज, या फिर वही औरत जिसकी आंखों में रहस्य था। एक कोना था जहां फर्श टूटा हुआ था और उसमें से झांकती थी लकड़ी की एक पेटी, जिस पर ताले की जगह अब सिर्फ जंग खाई चेन लटकी थी, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने रजिस्टर, तस्वीरें और एक चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी के ऊपर लिखा था, वीर के लिए, जब समय आए। मेरे हाथ कांप गए। मेरे नाम पर कोई चिट्ठी इस जगह पर? मैं यहां कभी आया तक नहीं था, फिर किसी ने सालों पहले ये मेरे लिए क्यों छोड़ा? चिट्ठी का कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन अक्षर अब भी साफ थे। उसमें लिखा था, जिसे तुमने भुला दिया वो लौटने वाली है, और जब वो लौटेगी तुम्हें अपना अतीत याद करना ही होगा। ये शब्द जैसे मेरे रूह के किसी गहरे तहखाने को छू रहे थे, जैसे किसी ने मेरी यादों से खेला हो और अब उन्हें एक एक करके सामने लाया जा रहा हो। पेटी में एक फोटो भी थी। 5 लड़कियां एक साथ खड़ी थीं, किसी स्कूल ड्रेस में, पर उनकी आंखों में मुस्कान नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानती थीं कुछ बुरा होने वाला है। उनमें से एक लड़की की शक्ल जानी पहचानी लगी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सफेद कपड़े और वही चेहरा जो मैंने पिछली रात गाड़ी में देखा था। यानी वो औरत जो मेरी गाड़ी में बैठी थी, कोई भूत या भ्रम नहीं, वो यथार्थ थी, कोई साया नहीं, बल्कि मेरी ही कहानी का कोई भूला हुआ पन्ना। मैंने तुरंत अपनी फाइल निकाली, पुरानी केस डायरी पलटी, और वहां एक केस था जो कभी हल नहीं हुआ। सावित्री बालिका गृह से 5 लड़कियां लापता, एक संदिग्ध मौत। उस वक्त मैं उस केस पर नहीं था, लेकिन फाइल में दर्ज एक नाम ने मेरे अंदर बिजली सी दौड़ा दी। वीर सतीश, संभावित गवाह, मामले में नाबालिग। मैं दंग रह गया। मेरा नाम इस केस में था, पर मुझे इसकी कोई याद क्यों नहीं? क्या मेरा अतीत कोई राज छिपा रहा है जो अब सामने आना चाहता है? मैं उस जगह के हर कमरे में गया, और हर जगह से कोई पुराना लम्हा, कोई टूटी आवाज, कोई चीख की गूंज उठती थी, जो सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जा सकती थी। दीवारें फुसफुसा रही थीं, फर्श पर चलती परछाइयां मुझे देख रही थीं, जैसे मैं वहां अकेला नहीं, बल्कि किसी अदृश्य अदालत का हिस्सा बन चुका था। तभी एक पुराने हॉल में मैं पहुंचा, जहां दीवारों पर टंगी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थीं, और उनमें से एक तस्वीर में मैं खुद था, एक छोटे लड़के के रूप में। अब मैं इस रहस्य का हिस्सा नहीं, उसकी जड़ बन चुका था। अब ये कहानी मुझे हल नहीं करनी थी, बल्कि इसे जीना था, कदम दर कदम, सच की जलती हुई आग में चलकर। अब मुझे ये यकीन हो गया था, इस सड़क ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे जाना नामुमकिन है, और आगे सिर्फ रहस्य, साया और मेरा अतीत है। मैंने उस चिट्ठी को सीने से लगाया, गाड़ी की ओर बढ़ा, और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं ही गवाह था तो मैं क्यों सब भूल गया? उस रात की ठंड अब भी मेरी हड्डियों में बसी थी, और वो सड़क अब सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक जीवित भूत बन चुकी थी जो मेरे हर कदम पर निगाहें टिकाए था। मैं सावित्री बालिका गृह के उस तहखाने से बाहर आया तो आसमान पर जैसे तारे थम गए थे, और हवा कुछ कहने के लिए बेसब्र लग रही थी। मेरे हाथ में वो चिट्ठी अब भी कांप रही थी, जिसमें मेरे नाम के साथ वो शब्द लिखे थे जो मेरे अतीत की दरारों में झांकते थे, जैसे किसी ने मुझे पहले ही पहचान लिया हो। मैंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए देखा कि मेरी विंडशील्ड पर एक और फोटो पड़ी थी, जो पहले वहां नहीं थी। ये वही लड़की थी, पर इस बार किसी और के साथ खड़ी थी। उस फोटो में उसके साथ जो आदमी खड़ा था, वो मैं था। मैं, वीर,
एक लड़के की उम्र में, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, मुस्कुराता हुआ, और मेरी स्मृति में उसका कोई अतापता नहीं था। कैसे संभव था कि मेरे अतीत में ऐसी कोई तस्वीर हो जो मैंने कभी देखी ही नहीं, और उस लड़की से मेरा रिश्ता जो मेरी यादों में कहीं भी नहीं था? कहीं न कहीं मैं समझ गया था, ये सिर्फ कोई केस नहीं, ये मेरा अतीत है जो मुझे बुला रहा है, और अब मुझे उस आवाज़ की तरफ बढ़ना ही होगा, वरना मैं कभी खुद को जान नहीं पाऊंगा। मैंने अगली सुबह पुराने थाने का रुख किया, जहां बालिका गृह से जुड़े केस की फाइलें कभी रखी जाती थीं। वो इमारत अब अर्ध खंडहर हो चुकी थी, पर एक कमरा अब भी बंद था। उस कमरे का ताला जंग खा चुका था, लेकिन किसी ने उसे हाल ही में खोला था। जमीन पर ताज़ा धूल हटी हुई थी, और फाइलों के ढेर में कोई हाथ फेर चुका था। मैंने एक एक कर फाइलें पलटनी शुरू की। 1997, 1998, 1999, और फिर आया 2000, वही साल जब मेरी उम्र 9 साल रही होगी। और वहीं से एक अधूरी फाइल शुरू हुई। उसमें लिखा था, सावित्री बालिका गृह, केस नंबर 47B2000, लापता लड़कियां 5, संदिग्ध आगजनी और सामूहिक हत्या। परंतु नीचे एक पंक्ति लाल स्याही से काटी गई थी, मामला बंद, कोई ठोस सबूत नहीं। फाइल के कोने पर एक नाम लिखा था, इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, जिसने ये केस दर्ज किया था और अचानक बिना ट्रांसफर के 1 महीने बाद ही लापता हो गया था। इस फाइल में कुछ अज्जली तस्वीरें थीं, पर एक आखिरी फोटो ने मेरी सांसें रोक दी। 5 लड़कियों के साथ एक महिला खड़ी थी, जिसके गले में एक लॉकेट था। वो लॉकेट मेरी माँ के गले में हुआ करता था, जिसे मैंने उनके निधन के बाद घर में नहीं देखा। क्या मेरी माँ का इस बालिका गृह से कोई रिश्ता था? मैं उसी शाम घर पहुंचा और माँ के पुराने सामान को टटोलने लगा। उस अलमारी के सबसे नीचे, जहां उनके पुराने साड़ी के पैकेट रखे थे, वहीं एक किताब मिली, उनकी हस्तलिपि में लिखी डायरी। मैंने उस डायरी के पन्ने पलटे। पहला पन्ना 1999 से शुरू होता था। आज 5 लड़कियां हमारे पास लाई गईं, उनकी आंखों में डर है, और सरकारी रिपोर्ट्स में उनकी फाइलें गायब हैं। मुझे डर है कि एक दिन वो लोग आएंगे जो नहीं चाहते कि ये लड़कियां बोलें। मैं बस उन्हें सुरक्षित रखना चाहती हूं, लेकिन मेरा बेटा वीर, उसे इस दुनिया से दूर रखना होगा। मेरे होंठ सूख गए। मेरी माँ इस सब की बीच थीं, और उन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझसे सब छुपा लिया। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो हर रात क्यों बेचैन रहती थीं। एक जगह लिखा था, अगर ये पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं, तू एक अधूरी कहानी का आखिरी किरदार है। रात ढलने लगी थी, मैं पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी कि सच को जानकर रहूंगा, चाहे वो जैसा भी हो। मैंने फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी सड़क की ओर चला, जहां पहली बार वो औरत मेरी गाड़ी में बैठी थी, लेकिन इस बार मैं पहले से जानता था, ये कोई साधारण यात्रा नहीं। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा, मेरी गाड़ी की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई, रेडियो से शोर निकलने लगा और एक धीमी सी स्त्री आवाज सुनाई दी, वीर, अब समय आ गया है वो सब देखने का जो तू कभी देखना नहीं चाहता था। गाड़ी बंद हो चुकी थी, सन्नाटा हर दिशा में था, पर मेरे भीतर की हलचल अब बेकाबू थी। मैंने दरवाजा खोला और टॉर्च लेकर सड़क के किनारे उतर गया। और फिर मुझे सामने दिखी एक लड़की। वही चेहरा, वही सफेद कपड़े। लेकिन इस बार वो खड़ी थी, और उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हें याद है ना? उसने पूछा। और मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ सिर झुकाकर खड़ा रह गया। तुम्हें याद दिलाने मैं आई हूं, वीर, वो बोली। जो शुरू तुम्हारे साथ हुआ था, उसे खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, जमीन कांपने लगी, और सड़क के नीचे से कोई दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ। शायद अगला हिस्सा वहीं से शुरू होने वाला था। जब मैं वापस उसी सड़क पर लौटा, जहां सब शुरू हुआ था, तो एक अजीब सी बात महसूस हुई, जैसे ये सड़क हर बार अपना चेहरा बदल लेती थी, और इस बार इसका चेहरा बिल्कुल अनजान था। दूर तक फैला सन्नाटा अब शांत नहीं, बल्कि शोर करता महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से किसी को बोलने की इजाजत दे दी हो, और वो आवाजें अब मुझ तक पहुंच रही थीं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कंपन कर रही थी, और जब मैंने ध्यान से देखा, तो महसूस हुआ कि इस सड़क के नीचे कुछ था, कुछ जो सांस ले रहा था।
या शायद तड़प रहा था। मैंने वहां की पुरानी नगरपालिका की फाइलें खंगालीं और पाया कि 1995 में इस सड़क के नीचे एक सीवरेज टनल बनाई गई थी, जिसे आधे में ही बंद कर दिया गया था, कारण दर्ज नहीं था। पर जो नक्शा मेरे हाथ आया, उसने सब कुछ बदल दिया। उस अधूरी टनल का रास्ता ठीक उस बालिका गृह के नीचे से होकर गुजरता था, जहां सबकी चुप्पियां शुरू हुई थीं। मैंने बिना किसी को बताए उस टनल में उतरने का निर्णय लिया। एक पुराना मैनहोल था, जो अब कीचड़ और जालों से ढका हुआ था, लेकिन उसके नीचे की हवा आज भी सांस लेती थी। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे चारों ओर एक अजीब सी बदबू भर गई, मिट्टी, खून और सड़ी हुई सच्चाइयों की मिलीजुली महक, जो किसी भयानक इतिहास की निशानी थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे अब भी थे, कुछ जगहों पर उंगलियों के निशान खिंचे हुए थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो, लेकिन निकला नहीं। मैंने अपने टॉर्च की रोशनी में एक टूटी हुई चेन देखी, जिस पर एक छोटी प्लेट लगी थी। उस पर नाम था अनन्या, फाइल 47B2000। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर उस चिट्ठी में थी। मैंने टनल के भीतर चलते हुए एक और कमरा पाया, छोटा, ठंडा और लोहे के दरवाजे से बंद। उसे खोलते ही मुझे जो दिखा, वो मेरी आत्मा को झकझोर गया। वहां 7 हड्डियां रखी थीं, हर एक पर एक नाम उकेरा हुआ था, और दीवार पर खून से लिखा था, हमें जिंदा मत समझना, हमारी चीखों को पहचानो। जब मैं उस टनल से बाहर आया, तो अब मेरे पास सिर्फ डर नहीं था, मेरे पास साक्ष्य थे, हड्डियां थीं, नाम थे, और सबसे जरूरी, वो नक्शा था जो इस साजिश का कच्चा खाका था। लेकिन एक बात जो मैंने अब समझी, ये सब किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये कोई नेटवर्क था, ऐसा तंत्र जो शहर के हर कोने में पसरा हुआ था, और हर बड़ा नाम उसमें शामिल था। जिस थाना इंचार्ज को मैंने पहले फाइलों में देखा था, इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, वो मरा नहीं था, गायब नहीं हुआ था। वो अब इस केस का सबसे बड़ा रक्षक था, एक मुखौटा ओढ़े। मैंने जब उसकी तलाश की, तो पाया कि वो अब एक एनजीओ चलाता था, बाल संरक्षण अभियान, और सरकार से फंडिंग पाता था, लेकिन उसकी असली दुनिया वहीं से शुरू होती थी। उससे मिलते ही मुझे एहसास हुआ, उसकी मुस्कुराहट नकली थी, उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं, और उसकी हर बात में एक तरह का डर छुपा था कि मैं कुछ ज्यादा जान चुका हूं। वीर, उसने कहा, कभी कभी सच जानना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कुछ बातें अगर दबी रहें, तो दुनिया बेहतर चलती है। उसी रात मैंने माँ की डायरी के बीच से एक पुराना कैसेट निकाला, वो जिसे कभी चलाने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कैसेट प्लेयर में टेप घूमा, और माँ की थकी हुई, कांपती हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रहे हो, वीर, तो इसका मतलब है कि तुम सच्चाई के करीब पहुंच चुके हो। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं थी। मैं उन लड़कियों की भी माँ थी, जिन्हें इस समाज ने भुला दिया था। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, और इसलिए ही मुझे तुम्हें इस सब से दूर रखना पड़ा। लेकिन एक दिन, मैं जानती थी, तुम खुद चलकर इस सड़क तक आओगे। लेकिन याद रखना, वीर, यह सड़क कहीं नहीं जाती। यह सड़क तुम्हें खुद में निगल जाएगी, अगर तुम संभले नहीं। अब मेरे पास माँ की बातों की पुष्टि थी, हड्डियों के सबूत थे, और इंस्पेक्टर शर्मा जैसे जीते जागते गुनहगार का नाम, पर अब एक आखिरी काम बाकी था। मैंने तय किया कि इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए मुझे सरकार के उस ऊंचे ओहदे वाले आदमी तक पहुंचना होगा, जिसने पूरे केस को बंद करवाया था। और उसका नाम सामने आया, सतीश राणा, जो अब राज्य का गृह मंत्री था, और जिसके आदेश से ही उस सड़क का निर्माण हुआ था, और उसी के दस्तखत थे फाइल 47B2000 के नीचे। जब मैंने माँ की रिकॉर्डिंग को चलाया, तो वो आवाज मेरे भीतर ऐसे उतरती गई जैसे कई सालों से किसी बंद दरवाजे पर कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो, और अब वो दरवाजा खुलने को तैयार था। माँ की धीमी और कांपती हुई आवाज में एक सच्चाई थी, वो कह रही थी कि वो सच्चाई जानती थीं, उन्होंने उसे लिख रखा था, और अगर कभी मैं ये रिकॉर्डिंग सुनूं, तो समझ जाऊं कि वो मुझे अकेला छोड़ने के लिए नहीं मरी, बल्कि किसी बड़ी ताकत को रोकने के लिए अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, विधायक मिश्रा, और बालिका गृह की संचालिका श्रीमती घोष, ये 3 लोग उस काले जाल के सिरमौर थे, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जिंदगियां झोंक दी गई थीं। उस रिकॉर्डिंग के साथ ही मुझे मिला एक लिफाफा, जिसमें था सभी पीड़ित बच्चों के नाम, उनकी तस्वीरें, और एक गुप्त डायरी जिसमें लिखा था, एक दिन वो आएगा जो हमारी आवाज बनेगा। वीर,
अब तुम्हारा वक्त है। मैंने सारी सबूतों को एक फोल्डर में जमा किया और सीधे गया राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पास, जिन्होंने पहले मेरी सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन जब सबूत सामने आए तो वो भी सन्न रह गए। मेरी ओर से एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सबूत इतने ठोस थे कि अदालत ने तुरंत संज्ञान लिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई की टीम ने जैसे ही उस पुराने बालिका गृह और टनल को खंगाला, उन्हें वो सब मिला जो मैं पहले ही देख चुका था। हड्डियां, नाम, डायरी और दीवारों पर लिखा वो दर्द जो अब गवाही बन चुका था। इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, विधायक मिश्रा और श्रीमती घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और जब केस मीडिया में आया तो पूरा देश हिल गया, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरी व्यवस्था की कहानी थी। जिन बच्चों के नाम मैंने टनल में देखे थे, उनमें से कुछ अब जवान हो चुके थे, कुछ आज भी मानसिक रूप से उस सदमे में जी रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें न्याय मिला है तो उनकी आंखों में आंसू तो थे, पर उस दिन वो आंसू पहली बार खुशी के थे। सरकार ने स्पेशल कमिटी बनाकर ऐसे हर आश्रय गृह की जांच शुरू कर दी और जो बच्चे अब तक डर की जिंदगी जी रहे थे, उन्हें नए परिवार, नई शिक्षा और एक नई पहचान देने का काम शुरू हुआ। और मेरे लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये मेरी माँ की आत्मा की शांति थी, मेरे जीवन का उद्देश्य था। और जब मैंने माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, अब कोई सड़क अधूरी नहीं रहेगी माँ, अब हर आवाज सुनी जाएगी, तो मुझे लगा माँ मुस्कुरा रही है। मेरी जांच और मेरी कहानी अब किताबों में दर्ज होने लगी। मैंने खुद एक पुस्तक लिखी, सड़क जो कहीं नहीं जाती, जिसमें न सिर्फ इस केस की सच्चाई थी, बल्कि उस हर व्यक्ति की उम्मीद भी थी जो कभी सड़कों पर लाचार खड़ा रहा। आज मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ सैकड़ों जांच अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं, जो मिलकर उन आवाजों को सामने ला रहे हैं जो कभी सिर्फ सिसकियों तक सीमित थीं। सरकार ने मेरी मां के नाम पर एक स्कूल की नींव रखी, सत्या मेमोरियल विद्यालय, जिसमें वो सारे बच्चे पढ़ते हैं जो कभी खो गए थे, पर अब उन्होंने खुद को पा लिया है। अब वो पुरानी सड़क जो कभी डर की कहानी थी, वही सड़क अब उम्मीद की मिसाल बन चुकी है। वहां एक स्मारक बना है जहां हर गुजरने वाला रुकता है और पढ़ता है। जहां सच्चाई दबाई जाती है, वहीं से उसका उदय होता है, और जहां अंधेरा घना हो, वहीं से सबसे तेज रोशनी निकलती है। मैं आज भी डिटेक्टिव हूं, लेकिन अब मेरा काम सिर्फ अपराध पकड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम को सच का आईना दिखाना है। और जब भी मैं उस सड़क से गुजरता हूं, तो मैं रुककर जमीन को छूता हूं और कहता हूं, अब तू कहीं नहीं जाती सड़क, अब तू वहीं जाती है जहां न्याय होता है। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।